बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, CS504 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 ये कोर्स है जिसके शॉर्ट लेक्चर्स मैं तैयार करने जा रहा हूं और ये मेरा पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में चूंकि मैंने पूरे सब्जेक्ट का तारुफ करवाना है तो हो सकता है ये 20 से 30 मिनट पर मुश्तमिल हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को हम डिस्कस कर लें और उसके साथ साथ मैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ओवरऑल स्कोप है वो मैं आपके सामने जो है ना वो रखने की कोशिश करूंगा कि असल में ये सब्जेक्ट है क्या और इसकी प्रेपरेशन आपने किस तरह से करनी है और इसमें प्रैक्टिकल भी कोई एस्पेक्ट आपके सामने आएगा या ये सारे का सारा थ्योरी के ऊपर जो है वो जो है ना वो कोर्स बेस करता है। ये सारी बातें इंशाल्लाह ये आज हमारा चूंकि पहला है CS504 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर है। इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और किस तरह से जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। जी, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है और किस तरह से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं या क्या ये सब्जेक्ट है ओवरऑल। अगर इसकी इसके इंट्रोडक्शन में देखें ना तो सर ने बड़ा प्यारा लिखा है कि ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसके अंदर हम बहुत सारी एग्जांपल्स को देखेंगे और बहुत सारी केस स्टडीज जो हैं वो आपकी इस बुक में लिखी हुई हैं, जिससे आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए और किस तरह आप अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेसिकली ये है। मैं ओवरऑल आपको समझाता हूँ जी कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या। हम सॉफ्टवेयर को आमतौर पे आज तक ये डिफाइन करते आए हैं जी कि ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है या सॉफ्टवेयर जो होता है ये तीन चीज़ों पर असल में मुश्तमिल होता है। नंबर 1, एक हिस्सा वो होता है जो इसका प्रोग्राम पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा वो होता है जो इस प्रोग्राम के साथ लिंक्ड डाटा होता है जिसके ऊपर इसने काम करना होता है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन होती है। यानी जब ये सॉफ्टवेयर बनाया गया, जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसे बनाया उसने इसको बनाते वक्त सारी जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर था उसने इसको को डॉक्यूमेंट किया, बाकायदा लिखा उसे एक फाइल के अंदर, एक बुकलेट के अंदर, उसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर होता है, वो बगैर डॉक्यूमेंटेशन के कोई नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन का एक एक हिस्सा ये भी होता है, आप देखें जी आपके पास कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जिसमें आप F1 दबाएं और उसकी हेल्प आपको नज़र ना आए। ये देखें जी, मैंने F1 दबाया तो मेरे सामने जो है वो फॉक्ससेट रीडर का यूज़र मैनुअल जो है ये ओपन हो गया। ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंटेशन का ही एक हिस्सा है। जिस कंपनी ने, जिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने फॉक्ससेट को बनाया है, ये मैनुअल भी उसी ने तहरीर किया है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा है। तो तीन चीज़ों पर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो मुश्तमिल होता है। प्रोग्राम, जो उसका कोड है जिसके अंदर वो लिखा गया है, वो चाहे कोबोल में, जावा में, फोर्ट्रान में, सी के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो कोड जो है वो लिखा गया है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उस प्रोग्राम का ओवरऑल, उसमें उसका डिज़ाइन है, उसकी प्लानिंग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो है ना वो लिखी गई है। सॉफ्टवेयर को समझने के लिए आमतौर पे हम ये समझते हैं जी कि प्रोग्रामिंग जो है ना वो सिंपली ये है कि हम किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, हम कोई एडिटर खोलेंगे और उस एडिटर के अंदर कोड लिखना शुरू कर देंगे, या हम जो है वो वर्ड प्रेस खोलेंगे और किसी की वेबसाइट को डेवलप करना शुरू कर देंगे, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। ऐसे नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, जब आप थोड़े से बड़े सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा में, आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ से स्टार्ट होते हैं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है, पीडीएफ रीडर होते हैं, मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनको बनाने से पहले ये सारे एरियाज़ हैं जिनको डिफाइन किया गया। डिसीजन मेकिंग इन सॉफ्टवेयर्स को बनाने से पहले की गई, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और इंजीनियरिंग जो है
वो प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इनके लिए इस्तेमाल की गई। ऐसे ही ये फॉक्सटेट रीडर जो आपको नज़र आ रहा है या वीएलसी प्लेयर नज़र आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि 5 बंदे बैठे और उन्होंने कोड लिखना शुरू कर दिया और उस कोड को कंपाइल किया, रन किया और एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के उसको लॉन्च कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एक डेफिनेट डेफिनेट सेट ऑफ एक्टिविटीज में से गुजरते हुए एक सॉफ्टवेयर जो है वो वजूद में आता है, तभी वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनता है। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसीलिए तो सॉफ्टवेयर के बनाने के अमल को प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहा जाता है, कि ये एक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। हाल ये टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है। जिस तरह सिविल वाले इंजीनियर प्रोडक्ट बनाते हैं तो घर बनता है आपके सामने, पुल बनते हैं आपके सामने। अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर कोई चीज़ बनाता है तो वो कार होती है, गाड़ी होती है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब कोई प्रोडक्ट बनाता है जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को सामने रख के बनाई जाती है, तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। इसी तरह गेम्स इसके अंदर आ गई, एम्बेडेड सिस्टम्स आ गए, ये सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो एमए नहीं बनते बल्कि इनके ऊपर बाकायदा बहुत ज़्यादा तादाद में इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म जो है ना, ये है क्या। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझने से पहले ना हम पहले इंजीनियरिंग को समझते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है, जब आप उसका प्रोडक्टिव यूज करना शुरू कर देते हैं, आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, अब आपने उसको इस्तेमाल करते हुए घर बना लिया है, आपने उसका प्रोडक्टिव यूज किया है, तो ये इंजीनियरिंग कहलाती है। आपके पास कोई नॉलेज है, आपने उस नॉलेज को अप्लाई किया, अप्लाई करके आपने उससे कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ बना ली, तो ये इंजीनियरिंग कहलाती है। जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अब हमारे पास कंप्यूटर साइंस वालों के पास जो साइंटिफिक नॉलेज है वो तो कंप्यूटर साइंस के बारे में है। और अगर हम इन कंप्यूटर साइंस के नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे और अगर हम कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, तो उसका मतलब है कि हमने कोई चीज़ इंजीनियर कर ली है, बना ली है हमने, तो इसलिए हम इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। शुरू में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं थी, ये भी याद ये ध्यान में रखना आप ना। शुरू शुरू में हम सिर्फ इसे प्रोग्रामिंग ही कहते थे, और जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता था या माहिर होता था उसे प्रोग्रामर कहा जाता था। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत बाद में आई है। कैसे आई, किस तरह आई, ये चीज़ अब हम देखते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग होती है, तो इसके अंदर बेसिकली लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब ये तीनों जो फील्ड है ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इनके पीछे जो साइंटिफिक नॉलेज इस्तेमाल होता है वो फिजिक्स का होता है। यानी फिजिक्स के साइंटिफिक नॉलेज को जब लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो वो बन जाती है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन जाती है। फिजिक्स के साइंटिफिक नॉलेज को अगर वो कोई मैकेनिकल पुर्जा बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे इंजन्स होते हैं, कार्स होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन जाती है। और जब वो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स में चले जाते हैं, तो उस वक्त वो सिविल इंजीनियरिंग बन जाती है। यानी आप ये देखें कि सिविल इंजीनियरिंग के पीछे क्या है, एक साइंस है, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पीछे क्या है, एक साइंस है, और वो साइंस कौन सी है, वो फिजिक्स है। केमिकल इंजीनियरिंग के पीछे कौन सी साइंस है, उसके पीछे हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री है। बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे कौन सी साइंस है, तो वो है कंप्यूटर साइंस। यही इसका जो है ना वो आप कह लें कि रिलेशनशिप है। पढ़ें जरा, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। यानी हम अपने कंप्यूटर साइंस के नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं एक प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने में, तो फिर हम क्या कह रहे होते हैं कि अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। समझ आई बात की या नहीं जी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कंप्यूटर साइंस और चीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चीज़ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और चीज़ है। तो ये इस सवाल का जवाब है आपके सामने कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंसेज में क्या ताल्लुक है, क्या फ़र्क है और किस तरह से हम इसको बनाते हैं। आम दूसरी चीज़ों में और सॉफ्टवेयर में ज़ाहिर है फ़र्क होता है। बड़ा मेजर सा फ़र्क है कि
जो अदर सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमने टीवी की मिसाल ली या हमने दूसरी चीज़ों की मिसाल ली, ठीक है, वो कार बनती है, मोबाइल बनता है, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। सॉफ्टवेयर में जो है वो एक टेंजिबल चीज़ बनती है, और सॉफ्टवेयर जो होता है ये जब बन जाता है तो बनने के बाद जो है ये वियर आउट नहीं होता। यानी टीवी बन गया, बल्ब बन गया, कार बन गई, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना, वो उन उसके अंदर वियर एंड टीयर की सहूलत होता है उसके अंदर ना, एक उसकी लाइफ के अंदर, यानी वो खराब होती रहती है, डैमेज होती है। सॉफ्टवेयर नहीं डैमेज होता, ये आउटडेट होता है ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है, ये नहीं है कि ये 10 साल हो गए जी सॉफ्टवेयर को चलते हुए, अब ये जो है ना खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, हम उसको कहते हैं कि आउटडेटेड हो गया। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें हमें नई कोई चीज़ें चाहिए हों, नए फंक्शंस चाहिए हों, तो वो चीज़ें तो इसके अंदर आ सकती हैं। ये दूसरी प्रोडक्ट से इस हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है, ठीक है। यानी बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स थिंग है टू क्रिएट, क्योंकि इसका वजूद कोई नहीं है, ये सारा कुछ इंसान के जहन में ही क्रिएट होता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो होते हैं ये दूसरे सिस्टमों से इस तरह भी डिफरेंट होते हैं कि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो अपडेशन आती रहती है वक्त के साथ साथ, जो इसके अंदर इनोवेशन आती रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आम प्रोडक्ट्स के मुकाबले में बढ़ा देती है। तो ये बात ज़हन में रखें आप कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है एज कंपेयर टू अ सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। क्यों थोड़ी सी मुश्किल है? तो वो है द नेम ऑफ द गेम इज चेंज एंड एवोल्यूशन ऑल द टाइम इन ऑल द डायमेंशन। सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी गेम का नाम है कि जो हर वक्त चेंज होती रहती है, एवोल्यूट यानी एवोल्यूशन इसके अंदर होती रहती है। और किस डायरेक्शन में होती है? ऑल डायमेंशन में होती है। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया विंडोज 10 के लिए, ठीक है, विंडोज 10 के बाद विंडोज 11 आ गई या विंडोज 12 आ गई। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कुछ अरसे के बाद जो है वो आप उसी सिस्टम को दोबारा बनाना पड़ेगा जब आप उसे मैकनटोश के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपने एक एप्लीकेशन बनाई जो एंड्रॉयड मोबाइल पे तो चलती है, लेकिन अब आपके उसी एप्लीकेशन को जब आप एप्पल के फ़ोन के लिए बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको री एफर्ट भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इसलिए एक यानी कह लें आप कई तबई तौर पे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या था, और प्रोग्रामिंग मैंने कहा शुरू में थी, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दौरा जो है ना ये कब पड़ा हमें? 1960 के अंदर जो है ना वो, ये 1960 का ये ओवरऑल वाक्य है, आप इस सारे को पढ़ लीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस का ज़माना कहलाता है। 1960 की दहाई के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे बने कि जो स्टार्ट किए गए बनाने के लिए, लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू मंथ एंड आफ्टर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी हमें पता चला कि ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये इनफिजिबल हैं, ये बन ही नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आर वेरी डिफिकल्ट टू राइट। यानी मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, एक बैंक था जी, उसके पास कंप्यूटर आया, उसने कंप्यूटर प्रोग्रामर को बुलाया, बिठाया, उसे कहा जी हम ये कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है जी मैं इतने लाख रुपए आपसे लूंगा, और वो 2-3 बंदे बैठ गए और कंप्यूटर के ऊपर बनाना शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद उन्हें पता चला कि जो फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं, 1960 की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त आप देखें कंप्यूटर हार्डवेयर की भी लिमिटेशंस थी और ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिटेशंस भी थी। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और उस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तो होते ही नहीं थे, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस भी उस वक्त मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद थी या चंद एक हाई लेवल लैंग्वेजेस मौजूद थी। समझ आई ना बात की? कि यानी वहां पर उस वक्त के प्रोग्रामर के पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज थी, उन टेक्नोलॉजीज के अंदर कुछ अरसे के बाद उन्हें यह पता चलता था कि यार इस सॉफ्टवेयर को बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, ये नहीं बन सकता। तो इस तरह बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स थे
उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि उनको स्टार्ट तो किया गया लेकिन वो बन नहीं सके। तो in early 60s, software had suffered from similar kind of problem to which we called software crisis। तो इस नाकामी को, इस आप कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग को या इनफिजिबल प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन को, कि बंदों ने सोचा कोई नहीं कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, बनाना शुरू कर दिया, बाद में पता चला कि ये इनफिजिबल है। इस सारे खेल को जो है ना वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का नाम दिया गया। समझ आई बात की? उस वक़्त क्या हुआ? उस वक़्त फिर जो है ना एक मूव चली और उस मूव के तहत जो है वो कुछ फैसले किए गए 1960 के अंदर से। यानी ये वो कॉमन प्रॉब्लम्स थे उस दौर में 1960s के अंदर। क्या था कि सबसे पहले तो वो बनते ही नहीं थे, इनकम्प्लीट रह जाते थे, या वो 6 महीने के लिए शुरू किया और साल लग गया। ठीक है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो बनाया, शुरू में इब्तिदा में कहा गया कि 5 लाख के बनेंगे लेकिन बाद में 15-15 लाख के बने वो। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थे कि बगैर प्लानिंग के शुरू हुए थे, तो 1960 के अंदर जो है ना वो एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई जिसके अंदर सॉफ्टवेयर क्राइसिस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और वहां पर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म को इजाद किया गया। वहां पर बैठे लोगों ने ये सोचा कि यार आज तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक सिविल इंजीनियर ने क्या है कि पुल बनाना शुरू किया हो और आधा पुल बनाने के बाद उसने कहा हो कि यार ये पुल नहीं अब बन सकता। ठीक है? एक मैकेनिकल इंजीनियर ने कोई जो है वो कार बनानी शुरू की हो और कार जब उसने बना ली हो तो उसके बाद उसे पता चले कि नहीं यार अब ये कार तो नहीं बन सकती। ठीक है? तो यहाँ से कंप्यूटर साइंस के जो जो लोग थे उन्होंने इस बात को वहां से लिया, नेचुरल साइंसेज में से लिया कि यार वहां पर ये नाकामी नहीं होती लेकिन कंप्यूटर साइंस के साथ ये क्यों हो रहा है। तो पता ये चला वहां पर कि कंप्यूटर साइंस वाले लोग जो हैं वो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते जब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। समझ आई बात? तो 1960 के अंदर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर ये बात तय की गई। क्या? पीपल हैव सेड दैट, उन्होंने ये कहा वी शुड यूज, हमें इस्तेमाल करने चाहिए इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, जो इंजीनियरिंग के उसूल हैं इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त इन द सेम वे, बिल्कुल वैसे ही एज वी यूज दीज प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग कार्स बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जिस तरह इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को कार बनाते वक्त, बिल्डिंग बनाते वक्त, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर साइंस के स्पेशलिस्ट को वही प्रिंसिपल जो हैं वो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है? तो 1960 के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस की सूरत में सामने आई। यानी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हुए, लोगों ने रियलाइज किया, लोग बैठे और 1960 के अंदर उन्होंने कहा जी कि आज के बाद हम इन तमाम जो हैं, जी, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे हम इसी सूरत में बच सकते हैं। तो वहाँ से फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन का आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर बहुत सारी मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के ऊपर भी काम शुरू हो गया और फिर IEEE ने इसे इस तरह से डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया जी? द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वांटिफाइएबल अप्रोच, यानी अप्रोच को बदला है। आप गौर से देखें। फॉर द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त, उसको इन ऑपरेशन करते वक्त और बनने के बाद जो मराहल आते हैं मेंटेनेंस के, इन तीनों मराहल के अंदर जब आप एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन और क्वांटिफाइएबल अप्रोच इस्तेमाल करेंगे जो कि इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू द सॉफ्टवेयर है। समझ आई बात की? अच्छा जी, और हवाले से देखते हैं मजीद। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त जो तमाम एस्पेक्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट कंसर्न्ड विद द टेक्निकल प्रोसेसेस, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल प्रोसेस के साथ वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डील नहीं करती, बल्कि वो तमाम एक्टिविटीज जैसा कि सॉफ्टवेयर को मैनेज कैसे करना है, टूल्स की डेवलपमेंट कैसे होनी है, मेथड्स की डेवलपमेंट कैसे होनी है,
और फिर सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन को किस तरह से सपोर्ट करना है, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक और एंड से लेकर उसकी मेंटेनेंस लाइफ के अंदर जितने भी काम हैं, इन तमाम कामों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दायरे में लाया जाए और उन तमाम को वो हैंडल करे, उन तमाम एस्पेक्ट्स को, तो फिर हम इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कहते हैं। ये ईन समरविल ने इसको डिफाइन किया अपनी बुक के अंदर, बड़ी मशहूर बुक है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से जी। उसके बाद फिर जाहिर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन किया गया और ये इंजीनियरिंग से ही सारी बातें ली गई हैं। इसमें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये सेट है, यानी मजमुआ है। इसमें प्रोसेसेस भी हैं, इसमें टूल्स भी हैं, और इन टूल्स और प्रोसेसेस की मदद से और टेक्निक्स की मदद से हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। और वो हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं ये टूल्स, मसलन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते वक्त भी, उनको डिज़ाइन करते वक्त, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते वक्त, टूल्स बनाते वक्त, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये तमाम जगह पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब एनकम्पास करती है, इन चीज़ों के अंदर मौजूद है। इसी के प्रिंसिपल्स के तहत हम इन, यानी इवन के अगर आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी लैंग्वेज हम किसी खास सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो उसूल हैं उनके मुताबिक ही आप ये डिसीजन लेंगे। ऐसे अब आप कोई भी डिसीजन जो है वो इसके अंदर नहीं लेंगे जी। तो एक अच्छा जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक आम सॉफ्टवेयर में जो पहले बना हुआ था, जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के बगैर था, उसमें, और एक वेल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर होता है वो रिलायबल होता है, उसका इंटरफेस गुड इंटरफेस होता है, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, उसके अंदर क्वालिटी को जो है ना वो कंसर्न किया जाता है, क्वालिटी को मद्देनजर रखा जाता है, और सबसे बढ़कर वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि उसको बनाने से पहले उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा लगाया जाता है, और अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है तभी हम जो है वो उसको बनाना शुरू करते हैं। हम देखेंगे आगे जाके कि सॉफ्टवेयर का ताल्लुक जो है वो कॉस्ट के साथ, सबसे पहला स्टेप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अब जो है ना, सबसे पहला, एक बंदा कहता है जी मैं जहाज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। वो इंजीनियर को बुलाता है और उसे कहता है जी मैं जहाज बनवाना चाहता हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपया है। तो वो इंजीनियर क्या कहेगा उसे? वो इंजीनियर उसे क्या कहेगा कि भाई 10 लाख में जहाज नहीं बनता, यही कहेगा ना। तो बिल्कुल इसी तरह तो सबसे पहली जो स्टडी अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के बाद आई, वो है फिजिबिलिटी स्टडी, कि जिस किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले सबसे पहले हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर वो फिजिबिलिटी स्टडी में हम तय ही ये करते हैं कि जो इसके लिए, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कितना टाइम और बजट चाहिए, अगर वो टाइम और बजट क्लाइंट के टाइम और बजट से मीट करता है तो फिर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, वरना उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखी हुई हैं जी कि जो एक वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर होता है, ये नंबर वन तो वो तमाम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, ठीक है। नंबर टू, वो मेंटेनेबल है, कल को अगर उसमें कोई चेंज आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है उस सॉफ्टवेयर में, तो चूंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, अब देखो ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। अब आप अपने छठे सेमेस्टर में जाके देखोगे, जब आप अपना फाइनल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाओगे, कि प्रोग्राम तो आपने बनाना ही बनाना है, उस प्रोग्राम के साथ आपने 40-50 पेज की एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करनी है कि भाई मैंने इसे प्लान कैसे किया, मैंने इसकी रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे लिखी, सारे, जिस तरह घर नहीं बनता, यानी सिविल इंजीनियरिंग क्या करते हैं या कार बनाने वाले क्या करते हैं, कार बनानी शुरू कर देते हैं, नहीं। वो पहले पेपर के ऊपर एक पूरा डिजाइन प्लान, एक स्टडी बनी होती है उनके पास, इतनी इतनी बड़ी मोटी फाइलें होती हैं जिनके अंदर उन्होंने उस सारे प्रोडक्ट को पहले कंसीव किया होता है और बनाया होता है। समझ आ रही है ना? तो उसके बाद वो जो है वो उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेबल है, रिलायबल होता है, एफिशिएंट होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, ऑफ कोर्स जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में एक है जी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो जॉब है, बेसिकली ये बैलेंसिंग एक्ट होती है, कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, इसने एक रोल प्ले करना होता है कि उसने क्या करना है, देखें, उसने रिलायबिलिटी को, एफिशिएंसी को, यूजर फ्रेंडली को, मेंटेनेबिलिटी को अचीव करना है, और कास्ट को भी नहीं बढ़ने देना। समझ आ रही है ना, कि सारी
खूबियों को लेना भी है और उसके साथ साथ उसने उसको किस वे में पूरा करना है, कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर उसने इसको पूरा करना है। तो इस वजह से हम अक्सर कहते हैं जी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इंजीनियर जो होते हैं उनको कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी, कॉस्ट वर्सेस रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी वर्सेस यूजर इंटरफेस, तो इस तरह के बहुत सारे कंपैरिजंस करने पड़ते हैं। एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे जो है वो उन्हें जो है ना वो भी इन बिटवीन रहना पड़ता है, तब जाके वो करते हैं। तो इस चीज को ना हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है, ये लफ्ज आम यूज होगा कि जब आप किसी एक चीज को दूसरी के लिए कुर्बान करते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर एफिशिएंसी चाहते हैं तो जाहिर है कॉस्ट तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। तो इसे हम कहते हैं कि हम कॉस्ट और एफिशिएंसी में ट्रेड ऑफ करते हैं। समझ आ रही है बात की, ठीक है। तो इस तरह के कंपैरिजंस के अंदर उसे बहुत सारा ट्रेड ऑफ जो है, ट्रेड ऑफ एक्ट और बैलेंसिंग एक्ट जो है वो उसे परफॉर्म करना पड़ता है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए वो होता है जी कि उसने रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस कैसे करना है। सॉफ्टवेयर बनते बनते पता नहीं कितनी दफा चेंज हो जाता है कि जब एक बंदा बनवाना शुरू करता है तो उस वक्त जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, और जैसे जैसे टाइम बदलता चला जाता है उसकी रिक्वायरमेंट्स में भी चेंज आती चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि चेंज को उसने किस तरह से जो है वो हासिल करना है। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, ये चीज़ें आपने पढ़नी हैं। ये बाकी चीज़ें आगे सारी, ये जो लिखा हुआ है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारा अगले लेक्चर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पहले लेक्चर का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना है कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। ये सब्जेक्ट टोटल थ्योरी का सब्जेक्ट है। इसके अंदर थोड़ी सी कोडिंग से रिलेटेड चीजें आएंगी मिड टर्म के बाद जाके, जहां पर आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन जब पढ़ना है ना, कि सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर कोडिंग को किस तरह हम मजीद अच्छा बना सकते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ कोड आपके पास आएगा और आपको कुछ चीजें सिखाई जाएंगी कि आपका कोड कितना बेहतर हो सकता है और किस तरह आप अपने कोड में एफिशिएंसी जो है वो ला सकते हैं। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम ये सारा आप रीड कर लीजिएगा और इसको हम लेक्चर नंबर 2 से हम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। चूंकि ये पहला लेक्चर था तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम इसको मजीद, अगर इससे कम में अगर आपको बताता ना तो आपको इसकी समझ नहीं आनी थी। ठीक है जी। ओके।